फ्लैशबैक चले क्योंकि ये अधूरे में रह गया था। ठीक, और पंजाब में 12 मिसलें बनी। ठीक है, 12 शासन मत कहिए, उसे मिसले बोला गया। छोटी बड़ी मिला के 12 मिसलें बनी। उसमें से एक मिसल थी सुकुर चकिया मिस्र, जिसका शासक था महासिंह, और महासिंह का पुत्र था रणजीत सिंह। यानी 12 मिसलों में सुकुर चकिया जो मिस्र थी ये थोड़ी हाई लेवल की थी। ठीक है ना, थोड़ी बड़ी। 1798 जवान साहब जो अब्दाली का पौत्र था, उसने क्या किया, पंजाब का अभियान किया और उस पर विजय प्राप्त कर। कल जो भी चर्चाएं हुई थी वही थोड़ा सा आप उसको देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। पंजाब पर विजय, लेकिन इसी दौरान उसे पता चला कि काबुल में विद्रोह हो गया। काबुल में विद्रोह, उस विद्रोह को दबाने के लिए वह काबुल वापस जाने लगा। और क्या हुआ, झेलम नदी में ठीक है, ये दलदल में फंस गए। इतना बड़ा शासक है अफगानिस्तान का, 12 तोपें उसके लिए कौन सी बड़ी चीज है, लेकिन तोपों का महत्व है। ठीक है, युद्ध में तोपों का महत्व है और 12 संख्या बड़ी होती है। तो रणजीत सिंह ने क्या उससे आश्वासन दिया कि इन तोपों को निकाल कर वह शाह को यानी काबुल पहुंचाएगा। बदले में उसने क्या आश्वासन दिया कि उसे लाहौर का शासक बना देगा। ठीक है, और जब 12 तोपें जवान शाह को दी गई तो जवान शाह ने उसे लाहौर का शासक बना दिया। ठीक है, 1800 उसने क्या किया, मिसलों का अभियान। यानी मिसलों को अपने साम्राज्य में जोड़ने का अभियान। ठीक है, स्थितियां क्या थी, पहले तो उसने अपने को सक्षम बनाया लाहौर के शासक के रूप में, और उसके बाद मिसलों को जोड़ना प्रारंभ किया, क्योंकि एक बृहद साम्राज्य बनाना है और बिना मिसलों को जीते आप बृहद साम्राज्य नहीं बना सकते। तो 1800 का अभियान, 1806 का अभियान। ठीक है, यानी जो सतलुज नदी के ऊपर का एरिया था, उत्तर का एरिया, वहां जितनी मिसलें थी उस पर उसने क्या किया, अधिकार कर लिया। यानी सतलुज नदी के ऊपर का जो हिस्सा है उसका अभियान उसने सफलतापूर्वक किया, लेकिन उसके उपरांत वह नीचे के हिस्से में आया जब पटियाला की बात आती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण मिसल है। और भी कई मिसलें थी, बताएंगे कोई लोग? कल इस पर चर्चा भी हुई थी, बताइए। पटियाला का अभियान उसने क्यों किया? कल इस पे चर्चा हुई थी, क्योंकि नाभा मिस्र ने रणजीत सिंह को आमंत्रित किया था उसकी रक्षा के लिए, और नाभा की सहायता के लिए रणजीत सिंह आया और उसने ना केवल पटियाला, उससे जुड़ी अन्य मिसलों को, जब थानेश्वर की भी बात आती है, अंबाला की बात आती है, लुधियाना की भी बात आती है, यानी इन तमाम क्षेत्रों को उसने क्या किया, जीतकर एक बृहद पंजाब राज्य की स्थापना की। ठीक है, रणजीत सिंह का विस्तार अंग्रेजों के लिए समस्या थी। रणजीत सिंह का जो विस्तार होगा, उत्तर में जो विस्तार है ठीक है, लेकिन जब पूर्व या दक्षिण का विस्तार होगा, भारत की तरफ जो विस्तार होगा,
वो समस्या है अंग्रेजों के लिए। ठीक है, चूंकि रणजीत सिंह एक शक्तिशाली शासक है, अंग्रेज उससे युद्ध में उलझना नहीं चाहते, तो उन्होंने क्या किया, 1806 में अमृतसर की संधि कर ली। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी मैकॉक और महाराजा के बीच। ठीक है, इतिहास में केवल रणजीत सिंह को ही महाराजा की उपाधि है, उसी ने अपनाया है महाराजा की उपाधि, नहीं तो आप प्राचीन इतिहास काल में जाएंगे वहां पे ये उपाधियां हैं महाराजा की। ठीक है, मैकॉक और महाराजा के बीच जो संधि हुई उसमें ये कहा गया कि जो महाराजा का क्षेत्र है उसमें अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक, अंग्रेजी क्षेत्र में महाराजा कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। सतलज के दक्षिण के हिस्से को महाराजा के साम्राज्य का क्षेत्र अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, महाराजा ने क्या आश्वासन दिया, लुधियाना में अंग्रेजी सेना रहने का आश्वासन दिया कि लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रह सकती है। ठीक है, क्योंकि जब आप 1806 की बात करते हो, 1757 के बाद 1806 तक आते आते अंग्रेज बहुत शक्तिशाली हो गए भारत में और विभिन्न क्षेत्रों पर उनका आधिपत्य हो गया है। ठीक, तो समस्या का समाधान कर लिया गया इस संधि द्वारा, लेकिन समस्या बनी रही, वो समस्या समाप्त नहीं हुई, क्योंकि महाराजा का जो विस्तार है उससे अंग्रेज भयभीत है और अंग्रेजों को यह पता है कि महाराजा अपनी विस्तारवाद नीति को आज नहीं तो कल आगे अवश्य बढ़ाएगा। इसलिए महाराजा को रोकने का क्या प्रयास हो सकता है, इस पे कार्य होने लगा। यानी अंग्रेजों ने भी अपनी शक्ति को मजबूत करने का कार्य आरंभ कर दिया। ठीक, मुल्तान का अभियान, महाराजा रणजीत सिंह ने 1802 और 1807 मुल्तान का अभियान किया। जो सफल नहीं हुआ, यानी उसका जो मुल्तान का अभियान था उसमें उसे सफलता नहीं प्राप्त हुई। 1810 में भी उसने एक अभियान भेजा, वो भी सफल नहीं हुआ। 1816 और 17 में भी उसके द्वारा यह प्रयास किया गया कि मुल्तान पर अधिकार किया जाए। यह अभियान खड़क सिंह के नेतृत्व में हुआ। यह अभियान खड़क सिंह के नेतृत्व में हुआ, जिसमें उसका सहयोग दीवान चंद्र ने भी दिया। इस अभियान में मुल्तान शहर पर अधिकार कर लिया गया। लेकिन दुर्ग पर अभियान, जो दुर्ग का अभियान था वह असफल रहा। यानी 1816 और 17 में खड़क सिंह और दीवान चंद्र के नेतृत्व में जो मुल्तान का अभियान हुआ उसमें शहर पर तो अधिकार कर लिया गया, लेकिन जो दुर्ग है उस पर अधिकार नहीं हो सका। 1818 में जो 1818 का अभियान हुआ, उस अभियान में इन्हीं दोनों के नेतृत्व में मुल्तान के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया गया।
यानी 1818 तक आते आते मुल्तान पर महाराजा का आधिपत्य हो गया। नोट कर लिया आप लोगों ने? तो नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़े। चलिए समझ करिए। महाराजा रणजीत सिंह के कश्मीर क्षेत्र पर भी नजर थी, वह उसे भी अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। इसके लिए भी उसने एक अभियान भेजा, लेकिन समस्या क्या है कि काबुल के शाह ने भी फतेह सिंह के नेतृत्व में एक सैन्य बेड़ा कश्मीर विजय के लिए भेजा हुआ। रणजीत सिंह के लिए समस्या यह है कि कश्मीर को अगर जीतना है तो फतेह सिंह को भी पराजित करना होगा। तो क्या किया? दोनों ने समझौता कर लिया। महाराजा की तरफ से और फतेह सिंह की तरफ, फतेह खां की तरफ से, इन दोनों की तरफ से एक समझौता हो गया। किस रूप में? कि कश्मीर को 2 भागों में बांट लिया जाएगा। कश्मीर को 2 भागों में बांट लिया जाएगा। महाराजा ने भी इसकी स्वीकृति दे दी। तो क्या हुआ? कश्मीर विजित कर लिया गया, लेकिन फतेह खान ने इनकार कर दिया। बात समझिए आप? दोनों ने सामूहिक व्यवस्था बनाई कि कश्मीर को विजित किया जाएगा। दोनों की सामूहिक सेनाओं ने कश्मीर को जीत भी लिया, लेकिन फतेह खान ने क्या किया? इनकार कर दिया कि अब कश्मीर का बंटवारा या हम एक दूसरे से बांटेंगे नहीं। महाराजा स्वयं सेना के साथ कश्मीर अभियान पर निकला और कश्मीर को विजित कर लिया। यानी 1836 केवल कश्मीर ही नहीं, लद्दाख को भी जीत लिया गया। महाराजा ने आगे बढ़ते हुए अटक पर भी अधिकार कर लिया। वर्तमान में अफगानिस्तान में है। इतिहास में कहा जाता था एक कि अटक से, यानी भारतीय साम्राज्य कहां तक था? अटक तक। ठीक, शुरुआत जो होती है वो अटक से ही होती है। आप जब पुराना मैप देखेंगे भारत का, तो जो आखिरी छोर है वो अटक का है, ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है। यानी उसने क्या किया कि अफगानिस्तान के उन क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया जो उसके नियंत्रण में नहीं थे। 1823 पेशावर पर भी उसका अधिकार हो गया। इसको भी इंक्लूड कर लीजिएगा।
नौसिहरा का युद्ध, ठीक है। इन युद्धों द्वारा उसने एक विस्तृत साम्राज्य बना लिया। साम्राज्य की स्थापना हो गई। चर्चा भी कल हुई थी कि 4 भागों में उसका विभाजन किया, बताएंगे आप लोग। लाहौर, मुल्तान जी, और एक और कश्मीर, ठीक है। यानी ये उसका साम्राज्य है और ये 4 भागों में विभाजित। शासन प्रबंध की भी बात चर्चा हुई थी। उसका शासन प्रबंध कैसा था? संघनात्मक, ठीक है। यानी संघों को जोड़कर, आप उन्हें संघ भी मान सकते हैं, संघों को जोड़कर साम्राज्य की स्थापना। इन क्षेत्रों का उसने किसे दिया? कल इसकी भी बात आई। इन क्षेत्रों में जो उन्होंने अधिकारी बनाया उसे क्या कहा गया? और नाजिम में कौन होते थे? राजकुमार और जो विश्वास पात्र है। ये सबसे प्रमुख पद है उस क्षेत्र का, और इस प्रमुख पद पर वही लोग हो सकते थे जो उसके करीबी हो, ठीक, जो उसे धोखा ना दे सके, क्योंकि इतिहास गवाह है। आपने आगे बहुत कुछ पढ़ा और जाहिर सी बात है कि महाराजा ने भी इतिहास से सबक लिया होगा, तभी उसने ऐसी व्यवस्था को बनाया। प्रांतों को किसमें बांटा गया? या जिलों में? और जिलों को कितने गांवों को मिलाकर? जिले में अधिकारी, चलिए, जिले का प्रधान कौन था? वेरी गुड, सरदार। यानी उसने जिलों की भी व्यवस्था बना दी। नाजिम, जिलों में सरदार, और जिलों को तालुकों में, यानी 50 से 100 गांवों को मिला के तालुकों का निर्माण हुआ, तालुकों में विभाजित कर दिया गया। न्याय व्यवस्था की जब बात हुई, आपने देखा कोई लिखित न्याय व्यवस्था नहीं है उसकी, दंड का कोई विधान भी नहीं है कि यही मिलेगा। सर्वोच्च न्यायाधीश कौन था? महाराजा स्वयं। अदालत उल आला, यानी लाहौर में अदालत उल आला की स्थापना की गई थी, जिसका सर्वोच्च न्यायाधीश महाराजा स्वयं था, ठीक है। यानी प्रशासन संबंधी जो भी निर्णय होते हैं या जो भी आदेश देने होंगे वो महाराजा के ही अधीन रखा गया, ठीक। ये सिंबॉलिक आप सभी के साम्राज्य में पढ़ लीजिए कि शासक ही सर्वोच्च है, शासक ही सर्वोच्च है। ये थाट क्यों रखा गया? आप किसी भी इतिहास को पढ़ लीजिए, यूरोप से लेकर और भारत तक चले आइए, यानी पूरे वर्ल्ड के इतिहास को पढ़े, वहां एक शब्द कहा है, शासक ही सर्वोच्च है, शासक ही सर्वोच्च है। यानी शासक ही सब कुछ है उस साम्राज्य में, क्योंकि नीचे वाला शासक को ही देख रहा है। और आपने यहां तक देखा कि जब जब शासक कमजोर हुआ उस साम्राज्य का पतन हो गया। आपने प्लासी में देखा, अलीवर्दी खां को आपने देखा कि वो ताकतवर था, इसलिए वो पराजित, और उसके अधीन रहने वाले जितने भी सरदार थे सब उसकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन जैसे ही एक असफल व्यक्ति उस सत्ता पर बैठा, उसका पतन हो गया। बक्सर में देखिए, योग्य व्यक्ति बैठा, तुरंत बदल गई चीजें।
बक्सर का जो युद्ध हुआ और जो शासक बना बंगाल का, उसमें योग्यता थी और योग्यता ही उस व्यक्ति की दुश्मन हो गई। योग्यता से व्यक्ति शिखर पर पहुंचता है, सभी लोग ये बात करते हैं। लेकिन बक्सर के युद्ध में आपने देखा कि योग्यता ही उसके पतन का कारण बन गई। क्यों? क्योंकि वो बड़ी जल्दी में था। मीर कासिम जल्दी में था, वो जल्दी में ही सब कुछ पा लेना चाहता था, इसलिए उसका पतन हो गया। अगर उसने कुछ अपने आप को कुछ समय दिया होता तो शायद कुछ स्थिति और होती इतिहास की। उसने जिस पे भरोसा किया, मुगल बादशाह अवध के नवाब, वो तो खुद उसे हटाना चाहते थे, उन्होंने तो मजबूरी में उसका समर्थन किया। तो इतिहास गवाह है कि अगर आप कमजोर हुए तो आपका पतन हो जाएगा। कहीं ना कहीं महाराजा को ये बात पता थी, इसलिए वह अपनी स्थिति को बहुत दृढ़ करना चाहता था, मजबूत। तो स्थितियां क्या हुई कि उसने एक व्यवस्था बनाई और उसका सर्वोच्च अधिकारी वह स्वयं बना। ठीक है, युद्ध लड़ने हैं, अगर विरोधी है तो युद्ध भी लड़ने हैं, उसके लिए सेना चाहिए। तो सेना की व्यवस्था क्या किया उसने? पहला, फौज ए आम। फौज ए आम, इसमें क्या किया उसने? पैदल प्लस घुड़सवार। ये सेनाएं रखी गई, जिसे कहा गया फौज ए आम। दूसरी थी फौज ए खास। खास का मतलब यानी कुछ इसमें महत्वपूर्ण है तभी खास। ठीक, ये फ्रांसीसियों की सहायता से, यानी इसमें फ्रांसीसियों का सहयोग था इसको बनाने में। इसमें क्या किया गया? 4 बटालियन बटालियन और 24 तोपें होती थी। ठीक है, यह प्रशिक्षित था, यानी फ्रांसीसियों द्वारा प्रशिक्षित की गई थी। और इसमें 4 बटालियन पैदल सेना, 2 बटालियन घुड़सवार सेना और 24 तोपें रखी गई थी। यानी हर चीज को व्यवस्थित तरीके से रखा गया था। अगला क्या था? फौज ए बेत वाय। इसमें केवल घुड़सवार सेना थी। ठीक है, इसमें केवल घुड़सवार सेना थी। ठीक, सैनिकों का वेतन, सैनिकों का वेतन नकद दिया जाता था और नहीं तो उन्हें कभी कभी जागीरें भी दी जाती थी। यानी जागीर, यानी आप ऐसे समझिए, आप अगर इस बाहर के रोड से जाइए, बाहर यानी आप कंपनी बाग से होते हुए बड़े बन की तरफ जाइए, तो बाएं हाथ पे आपको एक महल नुमा दिखेगा, मकान बहुत बड़े में है, जिसे आपके वहाँ बोला जाता है पिंडारी हॉस्पिटल। यस सर, यस सर, देखा है? यस सर। वो एक्चुअल में है किसका पता है आपको? अभी आप कहेंगे डॉक्टर का नाम, वो पिंडारियों का है बेटा। पिंडारियों का इतिहास आप पढ़ेंगी, वो पिंडारियों का है। अंग्रेजों ने उस व्यक्ति को दिया था जिसने पिंडारियों से
क्या किया? धोखा किया और अंग्रेजों को सारी सूचना दे दी और उन्हें आपके क्षेत्र डुमरियागंज, ठीक है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे उन्हें जागीरें दी गई। जागीरों का मतलब है किसी क्षेत्र में एक क्षेत्र दे देना जहाँ पे आपकी जमींदारी चलेगी, यानी वहाँ के प्रमुख आप होंगे। ये उदाहरण के रूप में है और आपके बस्ती शहर में बहुत अच्छा उदाहरण है इतिहास का, ठीक है। तो जब भी उसे देखिए तो आप देखिए उसे, वो जागीर मिली थी। आज वहां कोई भी उससे नहीं मतलब, लेकिन उस व्यक्ति को जागीर मिली थी जिसने अंग्रेजों का सहयोग किया, बदले में उसे जागीर मिली, ठीक। तो वेतन नगद और जागीर के रूप में दी जाती थी। ये व्यवस्था बनाई गई कि वेतन को नगद या जागीर के रूप में दी जाए। ये तो पूरी व्यवस्था बनी रणजीत सिंह की। लेकिन जो रणजीत सिंह की समस्या थी या जो अंग्रेजों की समस्या थी, ये समस्या बनी हुई है क्योंकि दोनों को ये पता है कि एक दिन संघर्ष सुनिश्चित है, होना है, और वो संघर्ष का अवसर आया भी सिंध के रूप में। आप भारत के मैप को देखेंगे या वर्ल्ड के मैप को, तो पाकिस्तान में देखेंगे भारत के बॉर्डर पर एक क्षेत्र है सिंध, सिंध का क्षेत्र। तो सिंध की समस्या, महाराजा और अंग्रेजों के बीच जो संघर्ष हुआ वो सिंध को लेकर। महाराजा सिंध पर अपना आधिपत्य चाहता था और अंग्रेज भी सिंध में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। आप इस चीज की समस्या को समझे। रणजीत सिंह इसे अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता है और अंग्रेज इसे अपने प्रभाव में लेना चाहते हैं। कटुता यहां से शुरू हुई। रणजीत सिंह ने जब ये प्रयास किया, सिंध का अभियान, उसे जीतने का प्रयास किया, तो अमीरों ने क्या किया? सिंध के अमीरों ने, जो अमीर है, उन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली। देखिए, पहल की बात है, चूंकि महाराजा ने पहल की है तो महाराजा के विरोधियों की तरफ वो चले गए। जो संधि हुई सिंध से, उसमें अंग्रेजों ने यह आश्वासन दिया कि रणजीत सिंह के आक्रमण के दौरान वह सिंध के अमीरों का सहयोग करे। एक संधि हो गई, तो उसमें स्थितियां क्या हुई? 1838 में ऑकलैंड और अमीरों के बीच, सिंध के अमीरों के बीच संधि हो गई, जिसमें अंग्रेजों ने अमीरों को आश्वासन दिया उनकी रक्षा का, ठीक है। 1842 में एलन बरो, अंग्रेज गवर्नर ने नेपियर को सिंध भेजा। एलन बरो ने नेपियर को सिंध भेजा, सिंध भेजा एक नवीन संधि के लिए। नेपियर ने जबरन अमीरों को बाध्य किया संधि के लिए, जिसका परिणाम यह हुआ कि सिंध में विद्रोह हो गया। नेपियर ने जब अमीरों को मजबूर किया तो अमीरों ने क्या किया? विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों ने सिंध पर यानी सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, यस सर। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आपको अगर अफगान की तरफ जाना है
तो सिंध का क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। और महाराणा के लिए भी अगर भारत के क्षेत्र में आना है तो सिंध का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोनों महत्व को समझ रहे थे। तो सिंध ने क्या किया, ये सिंध की विजय ने दोनों के मध्य कटुता बढ़ा दी, यानी महाराणा और अंग्रेजों के बीच कटुता बढ़ गई। लेकिन इसी दौरान ये तो आगे की चीज चली गई। अंग्रेजों ने क्या क्या किया, क्योंकि यहीं तक भी छोड़ा जा सकता था, लेकिन ये चीजें समझिए, जरूरी भी है। 1839 महाराजा की मृत्यु हो गई, यानी रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। क्योंकि देखिए, महाराणा के बाद महाराजा दिलीप सिंह शासक बने, लेकिन महाराजा के मृत्यु होते ही जो सिख सेना थी वो नियंत्रण से बाहर हो गई, यानी उन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहा। और इन्होंने क्या किया कि महाराजा के परिवार के अनेकों सदस्यों की हत्या कर दी। सिख सैनिक की बात हो रही है बेटा, परिस्थितियों को समझे। एक ऐसा समय आया है कि सिख सेना नियंत्रण से बाहर हो गई और विद्रोह का तीव्र था कि महाराजा के परिवार के सदस्यों की भी हत्या कर दी गई। जो भी दरबार के लोग थे, दरबारी, अब वो चाहने लगे कि एक बार सिख और अंग्रेजों के बीच युद्ध हो जाए, यानी वो सिख दरबारी स्वयं चाहने लगे कि एक बार इस सिख सैनिकों और अंग्रेजों के बीच युद्ध हो जाए। इसके पीछे कारण भी था, क्योंकि वो चाहते थे कि जो सिख सेना नियंत्रण से बाहर हो गई है वो नियंत्रण में आ जाए। जब ये सोच चुके थे कि वो उनसे जीतेंगे नहीं और नियंत्रण में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने भी अपनी सैन्य संख्या बढ़ा दी और तैयारी में जुट गए। अंग्रेजों ने भी सैन्य संख्या बढ़ा दी और युद्ध की तैयारी में जुट गए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 और 46। ठीक है, सिंध का जो विलय था, उस विलय ने दोनों के बीच में जो कटुता बढ़ाई थी और अंग्रेजी सेना ने जो तैयारी शुरू की थी, सिख सैनिकों ने यह महसूस किया कि अंग्रेज अब पंजाब पर आक्रमण करने वाले हैं। तो सिख सेना ने क्या किया, सतलज नदी को पार कर लिया। ठीक है, सतलज नदी को पार कर लिया। अब अंग्रेजों के लिए भी, यानी अंग्रेज भी यही चाह रहे हैं, अंग्रेजों के लिए भी यह उचित अवसर है सिखों पर नियंत्रण पाने का। तो 1845 में दोनों पक्षों के बीच युद्ध आरंभ हो गया। ठीक है, मुदकी का युद्ध। ठीक है, 45। मुदकी का युद्ध, जिसमें 40,000 सिख सेना और 11,000 अंग्रेज सेनाओं ने भाग लिया। ठीक है, इस युद्ध में
लाल सिंह जो सिख सेना का प्रमुख था, वह युद्ध क्षेत्र से भाग गया। इतिहास में कहा गया बेटा कि सिख एक लड़ाका जाति है। आज भी इतिहास में प्रमाणित है कि सिख एक लड़ाका जाति है। लेकिन समस्या क्या हो गई कि जब आपके सर से छत हट जाए तो आप बारिश से बचेंगी, ठीक है ना। यहां छत कौन है? और बारिश को अंग्रेज कर लीजिए। यहां पे छत महाराजा है और वो छत हट गई, ठीक है। अंग्रेज अभी भी जिससे सशंकित थे, डरते थे, रणजीत सिंह से, अब वो नहीं रहे। अब अंग्रेजों के सामने कोई समस्या नहीं है और सिखों ने स्वयं ने दिया अवसर कि वो अंग्रेजों की तरफ चले आए, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि पंजाब पर अधिकार करने के लिए अंग्रेज आगे बढ़ने वाले हैं। तो जो पहला युद्ध हुआ मुदकी का, सैन्य संख्या का आकलन करिए कि 40,000 सिख सेना और 11,000 अंग्रेजी सेना, इनके बीच मुकाबला होना था या हुआ, लेकिन जिसके अंतर्गत सेना थी वह युद्ध मैदान से भाग गया। यानी मुदकी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिखों को पराजित कर दिया। फिरोज शाह का युद्ध, फिरोज शाह का युद्ध, इस युद्ध में भी फिरोज शाह का युद्ध 1845 2 जनवरी 1845 को जो हुआ, तेज सिंह के विश्वासघात से सिख सेना पराजित हो गई, ठीक है। बुढ़ेवाल का युद्ध, ठीक है। बुढ़ेवाल का युद्ध, जिसमें रणजोत सिंह मजीठिया के नेतृत्व में सिख सेना ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया। ये पहली बार है 2 युद्धों के बाद कि रणजोत सिंह मजीठिया के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना पराजित हुई। लेकिन आलीवाल के युद्ध में रणजोत सिंह मजीठिया पराजित हो गया, ठीक है। जो आप लोगों ने कहा था सन नहीं आ रहा है, अब सन आ गया। सरबाओ का युद्ध, जो सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक युद्ध था। सरबाओ के युद्ध में अंग्रेजों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। सरबाओ के युद्ध में अंग्रेजों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और सिख
अंग्रेज के बीच लाहौर की संधि हो गई। ठीक है, सरबाव का युद्ध जो निर्णायक था उसमें सिख पराजित हुए और अंग्रेजों की विजय हुई और सिख और अंग्रेजों के बीच लाहौर की संधि हो गई। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए, संधि में क्या बातें हुई? इस सतलज नदी से सटे जो भी दुर्ग हैं वो अंग्रेजों को मिल गए। सतलज नदी से जुड़े जितने भी दुर्ग हैं जो अभी तक सिखों के अधीन थे वो सारे दुर्ग अब अंग्रेजों को मिल गए। अंग्रेजों ने कहा क्योंकि सिखों ने युद्ध प्रारंभ किया तो वो हर्जाना देंगे, युद्ध क्षतिपूर्ति। ठीक है ना। इतिहास में बहुत सी जगहों पे 1 करोड़ है और बहुत सी जगहों पे 1.5 करोड़, दोनों चीजों को ध्यान में रखें। यानी क्षतिपूर्ति। अंग्रेजों ने कहा, ये तो आपने प्लासी बक्सर दोनों में देखा, यस सर, शुरू ये करते हैं लेकिन जब जीत जाते हैं तो कहते हैं अगले से कि तुमने शुरू किया तो क्षतिपूर्ति कौन देगा? तुम ही दोगे। यस सर, और वो निश्चित कर देते हैं कि इतनी राशि तुम्हें क्षतिपूर्ति देनी होगी। महाराजा के पुत्र दिलीप सिंह को महाराजा मान लिया गया, यानी अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया उन्हें महाराजा। ठीक है। कश्मीर और हजारा ये सब पहाड़ी क्षेत्र है। यस सर, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं उन पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक, अफगानिस्तान से सटे और कश्मीर का पूरा क्षेत्र ये अंग्रेजों के अधीन हो गया इस संधि द्वारा। लाहौर में ब्रिटिश सेना रखी गई, ये कहते हुए कि ये ब्रिटिश सेना महाराजा की सुरक्षा के लिए रखी जा रही है। ठीक है, यानी इस संधि द्वारा एक प्रकार से पंजाब पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। ठीक, बहुत से सिख दरबारियों ने यह समझौता मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह को दबाते हुए अंग्रेजों ने पुनः भैरावल की संधि की। ठीक है, 12 दिसंबर सन वही है 46, भैरावल की संधि की, जिसमें क्या किया गया? लाहौर के प्रशासन को, क्योंकि अभी दिलीप सिंह अल्पवयस्क हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। लाहौर के प्रशासन को 8 प्रतिनिधि मंडल के अंतर्गत कर दिया गया, यानी इनके द्वारा चलाया जाएगा। कब तक? जब तक दिलीप सिंह वयस्क नहीं हो जाते। और ये प्रतिमंडल में कौन होंगे? अंग्रेज समर्थक, यानी इसमें सिख सरदारों को नहीं रखा गया।